नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हम सभी जो है टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे और उसी सिलसिले में हम लोग पुराने वर्षों के जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग आज सन 2000 का, ठीक है, सन 2000 में जो आपका पीजीटी नागरिक शास्त्र का पेपर हुआ था उसको हल करेंगे, ठीक है। तो ये दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत, ठीक है। तो आज लगभग 1 से 62 प्रश्नों को शामिल किया गया है। दूसरे पार्ट में आपके 62 से 125 तक प्रश्न जो भी होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। दो पार्ट में, चूँकि लंबी वीडियो हो जाती इसलिए दो पार्ट में इसको विभाजित किया है। तो अभी आज ये 2000 का है, फिर इसके बाद आगे जैसे जैसे पीजीटी का पेपर होता चला गया है हम लोग उसको करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पीजीटी प्रवक्ता का है और साथ ही में टीजीटी प्रवक्ता का भी, टीजीटी का भी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। उत्तर देने का सभी लोग प्रयास कीजिएगा। देखेंगे पहला प्रश्न था कि निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था, ठीक है। ये 2000 का पेपर आप लगा रहे हैं पीजीटी का, ठीक है। लॉक, रूसो, हॉब्स, प्लेटो, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, सभी का आंसर हॉब्स आ रहा होगा, तो यहाँ पर आंसर सी ठीक हो जाएगा। हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभुता की बात करते हैं या निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था राज की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। जो राज की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है वह धर्म को राजनीति से मिलाता है, धर्म को राजनीति से अलग करता है, सामंतीय शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है, लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास करता है। उत्तर देने का सभी लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, सभी लोग का उत्तर ए आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो धर्म है उसको राजनीति से मिलाया जाता है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में, ठीक है। वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं, राज्य का कृति या राजा की कृति, सभी किसकी देन मानी जाती हैं, वो ईश्वर की कृति मानी जाती है, ठीक है ना। ईश्वर यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त राजा कार्यों का जो है संपादन करेगा, ठीक है। और राज्य की आज्ञा की अवहेलना करने का मतलब है उसने ईश्वर की अवहेलना कर दी, ठीक है। इस प्रकार की बातें जो है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में होती है राज्य के विषय में। ऑप्शन यहाँ पर ए सभी का ठीक होगा। तीसरा प्रश्न है वैधानिक, ठीक है, वैधानिक या कानूनी अधिकार के पीछे कौन सी शक्ति है। कह रहे हैं कानून की शक्ति, नैतिकता की शक्ति, न्यायालयों की शक्ति या नीति शास्त्र की शक्ति। वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति है, ये प्रश्न अभी हम लोगों ने जो है लगाया हुआ था। बताने का प्रयास करिएगा फटाफट। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा होगा सभी का, कानून की शक्ति। यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। कानून की शक्ति यानी कि विधि का शासन जो है वैधानिक अधिकारों के पीछे एक कार्य करता है, ठीक है। उत्तर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए कूट की सहायता से लॉक के सामाजिक अनुबंध को सही क्रम में चुनिए। लॉक का जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है उसको सही क्रम में चुनना है। नागरिक समाज, सरकार, प्राकृतिक अवस्था या सामाजिक अनुबंध, कौन सा सही पहले आता है। ऑप्शन में देखिए दिया है ये द स अ ब स द अ ब स अ द। यहाँ पर आप पहले मिला लीजिए, इसके बाद जो है यहाँ पर मिलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा आपका प्राकृतिक अवस्था, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, पहले क्या आ जाएगी आपकी प्राकृतिक अवस्था, ठीक। प्राकृतिक अवस्था को पहले माना जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर प्राकृतिक अवस्था के बाद व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक अनुबंध बनाता है, ठीक है। सामाजिक अनुबंध बनाता है, ठीक है ना। सामाजिक अनुबंध बनाता है। प्राकृतिक अवस्था क्या है, ये है स, और सामाजिक अनुबंध है ये है द, ठीक। इसके बाद क्या होगा कि फिर नागरिक समाज बनेगा, ठीक है ना। ये लॉक का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है उसके अनुसार नागरिक समाज बनेगा फिर, यानी कि और फिर क्या होगा लास्ट में सरकार का निर्माण हो जाएगा, उस दिशा में हो जाएगा ब। तो यहाँ नीचे मिला लीजिए आप,
तो देखिएगा स द अ ब, स द अ ब, यानी उत्तर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। सभी का ठीक आ रहा होगा उत्तर, ठीक है, यहाँ से मिला लीजिएगा। अगला देखिएगा, किसने कहा मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? ठीक है, अच्छा उत्तर प्रश्न है, टीजीटी में आने की संभावना होती है इन सब प्रश्नों की। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, रूसो, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स। उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो दोस्तों सही बात है, यहाँ पर जो है रूसो ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन ए। रूसो क्या कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से क्या है, एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष है, नहीं है, सॉरी, शासक एक पक्ष है, शासक एक बहुत सक्रिय पक्ष है, शासक एक सक्रिय पक्ष नहीं है, बताइएगा। हॉब्स का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, वहाँ पर कौन पक्ष है? वहाँ पर जो है जो पीपल है, मतलब लोग आपस में समझौता करते हैं ना, आपस में समझौता करके क्या करते हैं, अपनी सारी शक्तियाँ किसको दे देते हैं? शासक को दे देते हैं या संप्रभु को दे देते हैं। ठीक है, तो समझौता किसके किसके बीच होता है? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच। किसके? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समझौता होता है। इस हिसाब से क्या सही होगा? शासक एक पक्ष नहीं है, है ना। यहाँ पर देखिए व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समझौता हो रहा है और सारी शक्तियाँ दोनों लोग क्या कर दे रहे हैं कि शासक को दे रहे हैं। तो शासक एक पक्ष नहीं है, मतलब शासक यहाँ पर किसी भी तरीके से समझौते में शामिल नहीं है, बल्कि समझौते के द्वारा उत्पन्न हुआ है शासक। ठीक है, ये कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, कि शासक एक पक्ष नहीं है, उत्तर ए बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अच्छा प्रश्न है, लॉक समर्थन करते हैं किसका? शानदार क्रांति का, शासन की निरंकुशता का, निरंकुश संप्रभुता का, या व्यक्ति का, बताइए। लॉक ने समर्थन किया है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल सही आ रहा है, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कि शानदार क्रांति का। ठीक है, उस समय क्या है, इंग्लैंड की जो क्रांति, रक्तहीन क्रांति चल रही थी, है ना, रक्तहीन क्रांति। ठीक है, किस समय? 1688 में। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा। चलिए, उदारवाद के जनक भी कहे जाते हैं, है ना, उदारवाद के जनक कौन? लॉक। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, 8वां प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह वो बंधनों में जकड़ा हुआ है? हॉब्स, रूसो, लॉक, कार्ल मार्क्स। 8वां प्रश्न है, अच्छा है, टीजीटी में पूछे जाने की संभावना रहेगी। फटाफट उत्तर देने का आप प्रयास करिएगा। बिल्कुल सभी का उत्तर यहाँ पर रूसो आ रहा होगा, है ना। आंसर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा, यानी कि रूसो। ठीक है ना, रूसो जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत में शामिल रहते हैं और इनकी पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? राज एक सकारात्मक अच्छाई है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज शोषण का एक साधन है, राज एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सवाद के जनक कहे जाते हैं और जो राज है, राज को जो है पूंजीपतियों द्वारा बनाया गया है, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है ना, पूंजीपति वर्ग के द्वारा। ठीक है, पूंजीपति वर्ग अपना राज्य को बनाता है। ठीक है, ये राज्य का निर्माण करता है। राज्य कृत्रिम संस्था है और राज्य किस लिए बनाता है? जो मतलब गरीब हैं या जो शोषित हैं, मतलब जो वर्ग, एक और वर्ग है दूसरा, उनके शोषण के लिए। ठीक है, शोषण के लिए जो गरीब व्यक्ति है। ठीक है, दो पक्ष हैं, एक गरीब व्यक्ति जो जिनके शोषण के लिए राज्य का निर्माण किया जाता है। इसीलिए राज्य को मार्क्सवादी कल्पना में क्या कहते हैं? राज्य पूंजीपतियों का पोषक, ठीक है, तथा जो है निर्बलों का शोषक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, सभी को पता है ये चीज़ें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखा जाए, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? सर्वहारा की तानाशाही, एंजिल्स, लेनिन, स्टालिन,
लाश की। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए यहाँ पर आंसर सभी का लेनिन आ रहा होगा, यानी कि आंसर बी राइट है, ठीक है ना। सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है, यानी कि लेनिन। ठीक, सर्वहारा की तानाशाही वही पूंजीपति वर्ग जो अपने लाभ के लिए क्या करता है, राज का निर्माण करता है और लोगों का शोषण करता है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व। बहुत अच्छी बात, आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व। अच्छा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स, हीगल, मुसोलिनी, लेनिन। बताइएगा फटाफट 11वें का उत्तर। बिल्कुल सही आ रहा होगा उत्तर मुसोलिनी, सभी का उत्तर आ रहा होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, मुसोलिनी, ठीक है ना। अगला देखिएगा, 12वां प्रश्न है, आदर्शवाद है राज का समर्थक, राज के विरुद्ध, राज व व्यक्ति के समर्थक और व्यक्ति के समर्थक। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद मानता है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास, ठीक है, कहाँ हो सकता है, राज के द्वारा ही हो सकता है, राज के अंतर्गत ही हो सकता है, ठीक है। और राज को व्यक्ति को राज का जो है क्या कहते हैं कि विरोध करने का हक नहीं होगा। अगर वो विरोध करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। इस तरीके की बातें जो है आदर्शवाद में की जाती हैं। तो ये राज के समर्थक होंगे, राज के विरुद्ध होंगे, राज और व्यक्ति के समर्थक होगा या व्यक्ति का समर्थक होगा। फटाफट आंसर दीजिएगा, सभी का उत्तर ठीक आ रहा होगा, आंसर ए। ठीक है, ये राज के समर्थक होते हैं। उत्तर, राज का संपूर्ण तरीके से, पूर्णतः जो है राज के समर्थक होते हैं, राज को सर्वोच्च मानते हैं, ठीक है ना, राज को सर्वोच्च मानते हैं, ठीक है। इसीलिए आदर्शवाद को फांसीवाद की शुरुआत भी एक तरीके से कह दी जाती है ना। अगला देखिएगा, 13वां प्रश्न है, किसने कहा राज पृथ्वी पर ईश्वर की गति है या ईश्वर का क्या कहते हैं, और कई शब्द बदलता है यार ये गति को, ठीक है। राज पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स या हीगल, या अवतरण है भी कह देता है ना, अवतरण है। बताइएगा फटाफट, 13वें का उत्तर दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर सभी का उत्तर हीगल आ रहा होगा, यानी कि आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ पर डी राइट है। अगला देखिएगा, अराजकतावाद है क्या? राज का समर्थक है, राज के विरुद्ध है, व्यक्ति का समर्थक है, राज व व्यक्ति का समर्थक है। अराजकतावाद, ये प्रश्न एक बार हम लोग लगा चुके हैं, सभी प्रश्न लगभग हम लोग लगाए हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो अराजकतावाद क्या करेगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही, अराजकतावाद क्या करेगा कि राज के विरोध में रहता है, ठीक है, राज या सत्ता के विरोध करता है, राज या सत्ता का विरोध करता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए, अब राज के विरोध करने वाले और कौन कौन से जो कहते हैं क्या कहते हैं कि विचारधाराएं हैं, और कौन सी विचारधारा है देखिएगा। राज के विरोध तो एक तो अराजकतावाद करता है, अराजकतावाद करता है, और एक राज का विरोध करने की विचारधारा है आपका व्यक्तिवाद भी, ठीक ना, व्यक्तिवाद भी एक तरीके से राज का विरोध करता है। और साथ ही साथ साम्यवाद भी, ठीक है ना। सभी ये सब क्या करते हैं, ये सभी राज का विरोध करते हैं, ये सभी राज का विरोध। नोट डाउन करिएगा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? स्वतंत्रता क्या है, समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। बेंथम, लॉक, कांट या सीले। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए बिल्कुल सही, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, सीले, ठीक है। सीले क्या कहते हैं, स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, 16वां प्रश्न, कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। हॉब्स की पैट्रियार्का, मार्क्स का मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अरस्तु का पॉलिटिक्स, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दोस्तों हॉब्स, यहाँ पर आंसर ए जो हॉब्स है इनका है लेवियाथन, ठीक है, लेवियाथन,
यातन यानी कि ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। और पैट्रियार्का है किसकी? रॉबर्ट फिल्मर की है। ठीक है, पैट्रियार्का रॉबर्ट फिल्मर की है। यहाँ पर आंसर ए ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा, 17वां क्वेश्चन होगा कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का अर्थ किसका है? बंधनों का अभाव। सेम अभी क्वेश्चन ऊपर हम लोगों ने किया है। हर्बर्ट स्पेंसर, थॉमस ऑब्स, हेराल्ड जोसेफ लास्की, टी.एच. ग्रीन। ठीक है, स्पेंसर, हॉब्स, लास्की और ग्रीन दिया हुआ है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। ठीक है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर सीले है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर सीले होगा। ठीक, यहाँ पर उत्तर सीले होगा। यहाँ और स्पेंसर, हॉब्स, लास्की इनमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने किया है, तो उत्तर क्या है? सीले। ठीक, चलिए अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। समानता का अर्थ है क्या? व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान। समानता का अर्थ है समान आय। समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। 18 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर उत्तर डी ठीक हो जाएगा कि समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबका समान अवसर का प्रावधान हो। ठीक है, इसके लिए हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसमें भाग 3 के अंतर्गत क्या दिया गया है? मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, जिसके आधार पर सभी अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 3, ये सब पढ़िएगा। ऑप्शन डी अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कौन सा कथन सही है? कह रहा है स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, स्वतंत्रता समानता पूरक हैं, स्वतंत्रता समानता असंगत है, स्वतंत्रता सत्ता विरोधी है। बताइए, फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही। हमेशा स्वतंत्रता और समानता क्या? पूरक माना गया है। कई लोग स्वतंत्रता समानता को विरोधी भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन जब ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो पहले क्या? स्वतंत्रता समानता पूरक आप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे होंगे। ठीक है, एक नहीं होगा तो दूसरा, दूसरा नहीं होगा तो पहला जो है अधूरा माना जाएगा यहाँ पर, इसलिए आंसर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव किया जा सकता है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है, बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। बताइए, न्याय का क्या अर्थ है? चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर धर्म, मूल वंश, जाति जो है, जन्म स्थान, ठीक है, आदि के स्थान पर, आदि के आधार पर जो है किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो भेदभाव का उन्मूलन किया गया है हमारे भारतीय संविधान द्वारा। तो न्याय का अर्थ यही होता है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला देखिएगा, 21वां प्रश्न है, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो लिया गया है फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, जर्मन भाषा से। उत्तर देने का प्रयास करिएगा सभी लोग। तो उदारवाद दोस्तों लिबर शब्द से बना हुआ है, जिसको लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा से इसको लिया गया है। यहाँ पर आंसर बी राइट है। अगला देखेंगे, 22वां प्रश्न है, 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद के शब्द का बार बार प्रयोग किया? रॉबर्ट ओवन, फोरियर, बर्नार्ड शॉ या मार्क्स। तो दोस्तों समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सभी को पता है, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, यहाँ पर आंसर ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा, 23वां प्रश्न है, समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। ठीक है ना, अलग अलग जो जैसा पहन ले वैसा घुमा लेता है। ठीक है, समाजवाद एक टोप के समान है। ये कौन कहता है? G.D.H. कोल,
H.J. लास्की, G.B. शाह, C.E.M. जोड। चलिए, कई बार लगा चुके हैं क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या उत्तर हो जाएगा? C.E.M. जोड, जो जोड महोदय हैं, जोड, C.E.M. जोड। ये क्या कहते हैं कि समाजवाद एक टॉपिक समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है, ठीक। 24वां प्रश्न देखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है एंजल्स द्वारा, प्लूम्बा द्वारा, लेनिन द्वारा या कार्ल मार्क्स के द्वारा? ये सन 2000 का पीजीटी का पेपर है आपके सामने, ठीक है। पीजीटी का पेपर है जिसको अभी हम लोग आधा हल करेंगे। पार्ट ए समझिए ये है, बाद में पार्ट बी आ जाए क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे और तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आधे ही प्रश्नों को शामिल किया हमने, ठीक है ना। यहाँ पर सही उत्तर हो जाए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, ठीक। उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हैं। और दूसरी इनकी इम्पॉर्टेंट है एक क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ठीक है, ये लिखी गई 1859। और एक है इनकी इम्पॉर्टेंट द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, ये 1859 में 1859, ठीक। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और भी पुस्तकें हैं, इनको आप लोग नोट डाउन करिएगा। अगला देखिएगा, तबीयत नहीं सही है। 25वां, किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य के साथ प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? कोकर, सेबाइन, गार्नर, अरस्तू। तो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे होंगे आप लोग। आंसर यहाँ पर गार्नर हो जाएंगे, उत्तर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 26वां प्रश्न है, किसने कहा अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य के द्वारा लागू किया जाता है? क्या करता है? समाज मान्यता देता है, राज्य के द्वारा लागू, ठीक है ना। समाज मान्यता देता है और राज्य इसको लागू करता है, अधिकार को, अधिकार, ठीक है। तो ये कौन कहता है? ग्रीन, बोसांके, लास्की, लॉक। जल्दी से उत्तर बताइएगा। चलिए, यहाँ पर अभी हम लोगों ने अधिकार का जो पीछे कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने सभी लगाए थे, यहाँ पर बोसांके हो जाएंगे, उत्तर बी ठीक हो जाएगा। जिसने वो वीडियो ना देखा वो वीडियो देख लीजिएगा, वो अधिकार से संबंधित जितने प्रश्न थे वो एक ही जगह मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखा जाएगा अभी, किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना कोई जड़ नहीं है? फल और जड़ की बात गार्नर, ब्लंशली, सीले, पॉल जेनेट। फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, कौन बोलता है? बहुत सही, अच्छा, सभी का उत्तर आ रहा होगा। तो यहाँ पर सीले क्या कहते हैं कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना कोई फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना कोई जड़ नहीं। यहाँ पर आंसर सी राइट है, ठीक। अगला देखेंगे, 28वां क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? ठीक है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। L.T. वाइट, बेंथम, T.H. ग्रीन, J.S. मिल, सॉरी, बताएं। बिल्कुल सही है, सभी का उत्तर आ रहा होगा T.H. ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर आंसर सी ठीक हो जाएगा, T.H. ग्रीन, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, 29वां प्रश्न है, सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत वर्णन करता है किसका? राज्य के स्वरूप का, राज्य के कार्यों का, राज्य की उत्पत्ति का, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सामाजिक समझौता के सिद्धांत से कौन कौन जुड़े? हॉब्स, लॉक और रूसो, ठीक है। हॉब्स, लॉक, रूसो, प्रमुखतः हॉब्स, लॉक, रूसो जुड़े हुए हैं और ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में वर्णन करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ पर बताते हैं कि समझौते के द्वारा, ठीक है ना, कि एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जो है
राज की उत्पत्ति होती है। और रूसो ने तो एक पुस्तक ही इस पर लिख दी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अगला देखिए, बहुलवादी वकालत करते हैं किसकी? राज्य की स्वायत्तता की, सरकार की स्वायत्तता की, समुदायों की स्वायत्तता की, केंद्र सरकार की स्वायत्तता की। एक एकलवादी विचारक और बहुल जो संप्रभुता है, संप्रभुता दो विचारकों में बटी हुई है विचारधारा। ये एक एकलवादी हैं और दूसरे बहुलवादी हैं। ठीक है। एकलवादी राज्य को सर्वोपरि मानते हैं और बहुलवादी राज्य को समुदायों की तरह के एक समुदाय मानते हैं। ठीक है। समुदाय और राज्य में वो भेद नहीं करते हैं बहुलवादी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का उत्तर कि समुदायों की स्वायत्तता मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी मतलब कि राज्य को भी एक समुदाय ही मानते हैं अन्य समुदायों की तरह। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाएंगे। ठीक है, किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, मतलब कि कानून के बिना स्वतंत्रता की कल्पना नहीं। हॉब्स, लॉक, ग्रीन या मैकाइवर? ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो है ये चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर लॉक हो जाएंगे। लॉक उदारवाद के जनक। ठीक है ना, जो क्या कहते हैं कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। 32वां प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है किसका? ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति के सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। प्राकृतिक अधिकार, ठीक है ना, प्राकृतिक अधिकारों की बात कहाँ की गई है? अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं अभी पूछा तो कभी न कभी ये दोबारा ज़रूर पूछेगा। बताइए। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल सही उत्तर रहा है सभी का कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत जो है प्राकृतिक अधिकारों की बात की जाती है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक अवस्था में रहता है, वहाँ पर उसके कुछ अधिकार रहते हैं पहले से ही। ठीक है ना, तो और यहाँ पर कौन कौन जुड़े हुए हैं? आपके हॉब्स हैं, लॉक हैं और रूसो हैं। मुख्यतः जो है इन लोगों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक, अगला देखा जाए। 33वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या है? अच्छा प्रश्न। जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जा रहे हैं, जब प्रतिनिधि नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि अभिजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए जाएं। ठीक है, बताइएगा 33rd का आंसर प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, तो यहाँ पर सही, बिल्कुल सही लगा रहे होंगे आप लोग। आंसर सी, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाए। ठीक है ना, क्या किया जाए? जनता द्वारा कैसे? स्वयं निर्वाचित किया जाए। ठीक है, आंसर सी सभी का राइट होगा। अगला देखेंगे। 34वां प्रश्न है, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नलिखित में से किस प्रकार संज्ञा देंगे? कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? नामांकन, उपचुनाव, निर्वाचन या इनमें से कोई नहीं। कुछ रिक्तियां हैं जिनको भरने के लिए निर्वाचन कराया गया है, तो वो क्या कहलाता है? बिल्कुल सही, तो उपचुनाव। ठीक है, किन्हीं कारणोंवश क्या होता है कि किसी क्षेत्र में जो है वो सीट जो है रिक्त हो जाती है। ठीक है ना, सीट रिक्त हो जाती है, कारण कोई भी हो सकता है, सीट रिक्त हो जाती है। उस समय अगर आवश्यकता होती है जैसे कि, तब वहाँ पर सीट खाली होने की वजह से उपचुनाव का प्रावधान होता है। ठीक है ना, उपचुनाव के द्वारा वहाँ करवा करके उस सीट को भर लिया जाता है। ठीक है, चलिए। प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो, बेंथम, J.S. मिल या T.H. ग्रीन? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करेगा। प्रतिनिधि सरकार, चलिए बिल्कुल सही,
सभी को उत्तर आ रहा होगा JS मिल, ठीक है। आंसर यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। मिल के द्वारा लिखा गया प्रतिनिधि सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। और इनकी पुस्तक है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा देखिएगा ऑन लिबर्टी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक है इनका यही था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला देखिए 1932 का पूना समझौता। जब भी 1932 का नाम आता है तुरंत आना चाहिए पूना पैक्ट। कौन लोग संबंधित थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो दोस्तों 1932 में, ठीक है, 20 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट होता है किसके बीच? महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आंसर ए ठीक हो जाएगा। इसके पीछे की और चीज़ें आप लोग उसमें पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर उत्तर ए ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पर 36वां हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। 37वां क्वेश्चन है, गांधी ने 1932 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में किस में से भाग लिया था? प्रथम सम्मेलन, द्वितीय सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं? अच्छा प्रश्न TGT में पूछा जा सकता है, फटाफट बताइएगा। LT के लिए ये सब बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और GIC है, GDC है, इन सब के में तो जो फर्स्ट पेपर भी आता है, सेकंड तो मान लीजिए आपका सब्जेक्ट होता ही है, फर्स्ट पेपर में भी ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न है ये। फटाफट बताइएगा कि जो 1932 के बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो उसमें से किस में जो है गांधी जी ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था? चलिए 37 का बताइएगा फटाफट। तो सही है बिल्कुल। यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो आपका द्वितीय या सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, वो आपका 7 सितंबर से 1 दिसंबर के मध्य 1931, ठीक है, के मध्य हुआ था, जिसमें जो है गांधी जी सम्मिलित हुए थे, ठीक है। द्वितीय में आंसर बी राइट है, ठीक। अगला देखिएगा, इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है। गृह शासन, खिलाफत, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो। फटाफट बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? गृह शासन, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में ये जो है शामिल थे, ठीक है। अगला देखिएगा, किस संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया? ये आज प्रश्न मैं कहीं पर देख रहा था, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 41वें, 42वें, 43वें या 44वें? फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सभी का उत्तर बिल्कुल सही आ रहा होगा। उत्तर बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया? पंथ निरपेक्ष समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी इसको आप बोल देते हैं, और समाजवादी शब्दों के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया, ठीक है। अखंडता शब्द भी जो क्या है? प्रस्तावना, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक। ये सब जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी संशोधन हैं, अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। देखा जाए अगला प्रश्न। 40वां प्रश्न होगा, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
संसदीय शासन प्रणाली में, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के या सर्वोच्च न्यायालय के? तो भारत में कैसा प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली है, जिसमें मंत्रिमंडल जो होती है, मंत्रिमंडल वो आपका जो लोकसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर आंसर बी सभी का राइट होगा। अगला देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जाति, क्षेत्र, धर्म, राष्ट्रीय दृष्टिकोण। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? जाति, क्षेत्र, धर्म, राष्ट्रीय दृष्टिकोण। अच्छा प्रश्न है, तार्किक प्रश्न है, फटाफट उत्तर बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों जाति, बिल्कुल अधिक से अधिक जाति की राजनीति है ही है। क्षेत्र की राजनीति भी होती है, क्षेत्रीयवाद भी है। धर्म की राजनीति आजकल तो सर्वोपरि है। ठीक है ना, सबसे नंबर 1 पे रखा जाए तो यही होगा। नंबर 2 पे जाति की राजनीति हो जाती है, नंबर 3 पर क्षेत्रीय राजनीति हो जाती है। ठीक, और राष्ट्रीय दृष्टिकोण जो होता है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस दृष्टि से देखा जाए, ऑप्शन की दृष्टि से, तो इसको नहीं मान सकते हैं। तो इस दिशा में 1, 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर ए राइट होना चाहिए। ठीक है, बाकी आजकल राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राष्ट्रवाद की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। ठीक है, देखिएगा इस प्रश्न को, अच्छा प्रश्न है, दोबारा पूछे जाने की हमेशा संभावना रहेगी। गुड। चलिए अगला देखिएगा, युग्म दिए हैं तथा उनको मिलाना है, और ये देखिए कूट भी दिया हुआ है। कह रहा है गोलकनाथ केस एक तरफ दिया है, शमशेर सिंह केस, मिनर्वा मिल्स केस, केशवानंद भारती केस, और इधर कुछ दिया हुआ है इनके बारे में। आधारभूत संरचना का सिद्धांत, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशकता, तो राष्ट्रपति के अधिकार, आपातकालीन उपबंध, इसको मिलाना है। चलिए मिलाइएगा, तो बहुत जल्दी जल्दी मिलाने का प्रयास करें सभी। चलिए हम लोग भी यहाँ मिलाते रहते हैं, आप लोग भी मिलाइए। तो यहाँ पर गोलकनाथ केस आपका मौलिक अधिकार से है ना, गोलकनाथ केस मौलिक अधिकार से, और मिनर्वा मिल्स केस राज्य के नीति निदेशक तत्वों से, ये तो ठीक है। केशवानंद भारती आपका आधारभूत संरचना से, आधारभूत संरचना मतलब वही जो भारतीय संविधान का ढांचा है उससे संबंधित है। तो यहाँ से मिलाने की कोशिश करिए, देखिए। और शमशेर सिंह हो गया राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित है ये। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से मिलाइएगा तो हो जाएगा एक का बी, बी 2 में है, और दूसरे का डी, ये हो जाएगा आंसर बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक, अगला देखा जाए, नेक्स्ट प्रश्न है, संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? संसद में शून्यकाल का अर्थ पूछ रहा है। प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों के मध्य में प्रारंभ होने वाले समय के बीच की अवधि, सरकारी पक्ष को प्रदत्त समय जिसमें वह सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देता है, संसद के एक अधिवेशन और आगामी अधिवेशन के बीच का समय, कार्य स्थगन प्रस्ताव हेतु निर्धारित समय। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नकाल और अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि जो होती है उसको शून्यकाल कहा जाता है, और यह जो है दोपहर 12 बजे इसको शुरुआत होती है, तो इसलिए इसको शून्यकाल कह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 0 आवर बोलते हैं इसको, शून्यकाल या 0 आवर, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा, संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय या संसद? संविधान का संरक्षक पूछ रहा है, फटाफट उत्तर दीजिएगा।
तो दोस्तों संविधान का संरक्षण कौन हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल नंबर 32, जब भारतीय संविधान आप पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 32, जिसके अंतर्गत ये 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है, ठीक है, 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जिससे जो है वो संविधान की रक्षा करता है, इस पर अतिक्रमण के प्रभाव को रोकता है। ठीक, चलिए इसको और डिटेल में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, पुरानी वीडियोस में ये सारी चीज़ें हैं। अगला देखिएगा, भारतीय संसद के 2 सत्रों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? 1 माह, 3 माह, 9 माह, 6 माह। भारतीय संसद के 2 सत्रों के मध्य अंतर पूछ रहा है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। 45वां प्रश्न है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 माह या 6 महीने के अधिकतम क्या हो जाएगा? 2 सत्र हैं, उनके बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगला देखें, भारतीय संविधान ने नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? भारतीय संविधान ने नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो 6, 7, 8 या 5? फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर उत्तर बिल्कुल सही है, 6, ठीक है। शुरुआत में क्या था? 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा करके जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, या कानूनी या लीगल बना दिया गया था, इसलिए कुल 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा, ठीक है। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार है, इनके बारे में अगर जाने, मौलिक अधिकार तो ये आपका भाग 3 के अंतर्गत दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। और टोटल कितने हैं? तो ये 6 अधिकार हैं। अगर समझने की कोशिश करें कौन कौन सी, तो पहला है आपका समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जिसको कहते हैं आप समता का अधिकार, ठीक। ये है आर्टिकल 14 to 18, देख लीजिएगा एक बार। और दूसरा जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आर्टिकल 19 to 22, 19 से 22। तीसरा देखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से 24 ठीक है। चौथा क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। पांचवा क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 to 30, ठीक है ना। और क्या है लास्ट में? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत आप पहले आर्टिकल देखें, आर्टिकल नंबर 32, यही जो है संविधान, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया जाता है, इसी के द्वारा जो है संविधान का रक्षक भी बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को, संविधान का रक्षक। इनमें से अतिक्रमण होने पर व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिवाइज के लिए मैंने बता दिया है, बाकी आप सबको पता है। और देखिएगा इसको, 47वां प्रश्न देखा जाएगा, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? जो विधायिका बनी है वो किस देश के नमूने से बनी है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? बताएं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? ये जो है आपका ब्रिटेन से, ठीक।
ब्रिटेन से। यहाँ पर उत्तर ए ठीक हो जाएगा। ठीक, आंसर ए राइट है। अगला देखा जाए 48वां प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवस्था या अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, जिसे वह संबोधित करेगा। राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य को, राष्ट्रपति को, स्पीकर को, भारत के प्रधान न्यायाधीश को। मतलब किसको संबोधित करके वो अपना पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं। उत्तर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट। ये दोनों जो है एक दूसरे को पद संबोधित करके जो है अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है ना। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला देखा जाए भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सभापति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। चलिए दोस्तों, जो प्रारूप समिति थी इस संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है ना, संविधान सभा के द्वारा, संविधान के निर्माण के लिए। संविधान सभा द्वारा कब बनाया गया? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है ना। यहाँ भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उत्तर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। चलें 50वां प्रश्न देखा जाएगा। भारतीय संसद निर्मित होती है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा लोकसभा एवं अटॉर्नी जनरल के द्वारा, राज्यसभा लोकसभा एवं निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो भारतीय संसद है वो किससे निर्माण होती है? ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, सभी को ये आता है, ठीक है। यहाँ पर आंसर ए राइट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है, ठीक है। और ये आर्टिकल नंबर 79 के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। 79 आर्टिकल में दिया हुआ है कि भारत संघ के लिए एक संसद होगी, ठीक है ना, संघ के लिए एक संसद होगी, भारतीय संघ के लिए, सॉरी, भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति एवं दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है। और जिसका नाम क्या होगा? राज्यसभा एवं लोकसभा, ठीक है। ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 79 में, देख लीजिएगा। अगला देखेंगे, भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा कितने दिन पश्चात एवं उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। बताएंगे, फटाफट आंसर दें। चलिए, बिल्कुल सही है। तो 30 दिन की अवधि होती है वहाँ पर। उत्तर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा, 30 दिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग फैक्ट है, रट लीजिए इसको। अगला देखिए, भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में निहित है? संविधान का भाग 1, भाग 3, भाग 3A, भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है, मौलिक अधिकार नहीं, कर्तव्य। बताएं फटाफट। चलिए, तो शुरुआत में क्या था, जब अपना देश में 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस समय जो है मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में अपने नहीं थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ, संशोधन हुआ। उस समय संशोधन में भाग 4A या 4 के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और आर्टिकल नंबर 51A या
क के तहत रखा गया। ठीक है, यहाँ पर 4 यानी कि उत्तर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल, अच्छा प्रश्न भी बनता है यहाँ से। अनुच्छेद 32, 31, 29 या 30। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया है या मूल अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। चलिए अगला देखें, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से या जनहित विवाद से। बताएं, जो न्यायिक सक्रियता है वो किस चीज़ से संबंधित है। चलिए बिल्कुल सही उत्तर सभी का आ रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो न्यायिक सक्रियता है इसको स्वीकार किया गया इसके लिए कि जनहित विवाद के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर उत्तर डी सभी का आ रहा होगा, आंसर डी राइट है, जनहित विवाद से संबंधित है न्यायिक सक्रियता। ठीक है, अगला देखेंगे, 55वां प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे संबोधित करके दे सकता है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन उसके पहले भी वो जो है अपना त्यागपत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, यानी कि आंसर ए सभी का ठीक आ रहा होगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, सभी को पता है। अगला बताइएगा, 56वां प्रश्न है, भारतीय न्याय प्रणाली किस पर आधारित है। इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर, ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिए। भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है चलिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है वो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और इसमें एक इसमें क्या कहते हैं कि ये जो आधारित है ये अमेरिका की प्रणाली पर आधारित है। ठीक है ना, किस आधार पर, अमेरिका की प्रणाली पर आधारित है। अमेरिका से जो है ये संबद्ध किया गया है। ठीक है, अमेरिका से जो है यहाँ पर लिया गया है एक तरीके से। ठीक है, अगला देखा जाए, 57वां प्रश्न है, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से। विशुद्ध संघवाद, शास्त्रीय संघवाद, अर्ध संघवाद, प्राचीनतम संघवाद। भारत में संघवाद तो है, पूर्ण संघवाद नहीं है लेकिन, है ना, तो इसको क्या कह देंगे, 57वें का प्रश्न। चलिए बिल्कुल सही, अर्ध संघवाद। ठीक है, अर्ध संघवाद कहेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक विचारक है के.सी. वियर, वो क्या कहते हैं, जो भारतीय संविधान है वो कैसा है, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। ठीक, आंसर सी। अगला देखिए, 58वां प्रश्न है, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, जनता में, राजनीतिज्ञों में, लोक सेवकों में या नौकरशाहों में। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। तो प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। उसी पर जो है लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं, अब्राहम लिंकन कहते हैं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र
वह है जो जनता द्वारा जनता के लिए जनता के लिए क्या है, जनता का हो, जनता के द्वारा और जनता के लिए हो। ठीक है, अब्राहम लिंकन ये बात बोलते हैं। अगला देखा जाए 59वां क्वेश्चन है, किसने कहा प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? ब्राइस, डाइसी, सीले या बेनी प्रसाद? चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में कौन बोलता है? तो यहाँ पर सीले महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को उत्तर सही आ रहा होगा। अगला देखा जाए, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है आधुनिक कानूनों के स्वरूप पर, न्यायिक प्रक्रिया पर, अपराध के विशेषीकरण पर या कार्य विशेषीकरण पर? उत्तर देने का प्रयास करिएगा। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? सभी लोग पढ़े होंगे, पहला विचारक हम लोग यही पढ़ते हैं। ठीक है ना, पाश्चात्य विचार का जब पढ़ने जाते हैं तब प्लेटो को ही सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। प्लेटो को गुरु सुकरात को थोड़ा सा पढ़ा जाता है, क्योंकि इनके बारे में जानने के लिए सुकरात को जानना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, साम्यवाद के जो व्यवस्था है उसमें क्या करते हैं? बिल्कुल सही है सभी का उत्तर। तो यहाँ पर कार्य विशेषीकरण पर आधारित है उनका न्याय का सिद्धांत। ठीक है, उनका न्याय का सिद्धांत कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। ठीक है, कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। ठीक है ना, साम्यवाद नहीं, कार्य विशेषीकरण, न्याय का सिद्धांत की बात हो रही है, न्याय सिद्धांत। अगला देखें। अच्छा, इसमें प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है संरक्षक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए, संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए। ठीक है, साम्यवाद की व्यवस्था वो बनाते हैं। तो साम्यवाद व्यवस्था सभी वर्गों के लिए नहीं होती है, केवल दो वर्ग, एक संरक्षक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग के लिए बताते हैं। उत्पादक वर्ग को इसमें शामिल नहीं करते हैं ये, यानी कि यहाँ पर आंसर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखा जाएगा 62वां प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिका को, मंत्रिमंडल को, न्यायपालिका को, प्रेस को? संविधान का संतुलन चक्र किसको माना जाएगा भाई? चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि न्यायपालिका को। ठीक है, चारों स्तंभ हैं, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका का जो है संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। न्यायपालिका देखती है कि जो भी कानून, नियम या जो भी धारणाएं बन रही हैं क्या वो संविधान सम्मत है या संविधान के विरोध में तो नहीं। ये सारी जांच कौन करता है? तो न्यायपालिका ही करती है। न्यायपालिका ही संविधान का संरक्षक भी कही जाती है। ठीक है ना, संविधान की रक्षा भी न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए आर्टिकल नंबर 32 इसमें हावी होता है। ठीक, तो ये थे कुछ आज प्रश्न। 1 से 62 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने पीजीटी सन 2000 का ये पेपर है, जिसमें से पार्ट ए हमने देख लिया है। अब पार्ट बी जल्द ही आपको लेके आएंगे, ऑप्शन 63 से 125 तक जो कि होगा। ठीक है, वो भी पीजीटी 2000 का पेपर होगा। इसको 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे, क्योंकि यार बोलने की शक्ति नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं तो लगातार बोलने में परेशानी होती है। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत भी नाजुक है तो इस वजह से मैंने कम शामिल किया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है सब्सक्राइबर्स की। ठीक है ना, प्लीज़ घर में आपके जो भी मोबाइल वगैरह हैं, जो अभी आपके दोस्त मित्र हैं, या जो भी जैसे भी आप सब्सक्राइबर बढ़ा पाएँ, प्लीज़ सब्सक्राइबर थोड़े यहाँ पर बढ़ाइए। 1000 सब्सक्राइबर तक आप लोग पहुँचा दीजिए, बस इसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है, 1000 तक कर दीजिए, फिर देखते हैं।
चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।